हेलो दोस्तों, तो जैसे कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाला है, जिसे हासिल करने के लिए कई सारे एंशिएंट क्लैन और फैक्शन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि याओ क्लैन के लोग भी आए हुए थे, जिनमें से एल्डर का नाम वान गुआई था और उसके साथ दो और डिसाइपल थे, जिनमें से याओ टियान तो काफी जरा एरोगेंट था। वो मास्टर याओ लोग का मजाक उड़ाते उसे नकारा और बेकार कह रहा था, जो बातें ज़ावियन बर्दाश्त नहीं करता, और वो अपनी पावर्स के इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ मूव करके याओ टियान को मजे चकाना शुरू कर चुका, जहां ज़ावियन ने याओ टियान के मुंह पर कई सारे थप्पड़ मारते उसकी हालत खराब कर दी थी, जो नजारा देखकर सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ टियान उल्टे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था और सब लोग उसे देखकर आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि याओ टियान तो कुछ ज्यादा ही फजूल में बड़ा बन रहा था, इसकी एंट्री तो अच्छी थी लेकिन देखो इतने सारे थप्पड़ खाकर जमीन पर पड़ा हुआ है। इवन कि जिया भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही थी कि ये तो वाकई में बेकार इंसान है। ज़ावियन तुमने इसके साथ बिल्कुल सही किया। याओ टियान की बहन याओलिंग भी ये सब देख रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि याओ टियान एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, जहाँ वो गुस्से के साथ पलटते हुए ज़ावियन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से थप्पड़ मारकर सब लोगों के सामने बदनाम करने की? मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। ज़ावियन तो उसकी धमकी सुनकर भी मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक याओ टियान फिर से चमक करते हुए हवा में आकर यहाँ पर गुस्से के साथ अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुमने मेरी काफी बेइज्जती की है। अगर ये बात यहाँ से बाहर निकल गई तो आखिर मैं अपने क्लैन में क्या मुंह दिखाऊंगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो ज़ावियन पर हमला करने के लिए अपने हेवनली फ्लेम की पावर्स एक्टिवेट करने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ टियान की हेवनली फ्लेम एक बड़े से टर्टल फॉर्म में थी, जो कि दिखने में काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। सब लोग ये नजारा देखकर सरप्राइज रह गए थे, लेकिन सामने की तरफ मौजूद ज़ावियन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो हेवनली फ्लेम रैंक लिस्ट में आने वाली 13 रैंक की स्पिरिट सबडूइंग फ्लेम है। याओ टियान उसकी बात सुनकर सोच रहा था कि शायद ज़ावियन डर गया और वो फिर से अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला करते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जा। ये सुनकर सामने की तरफ मौजूद ज़ावियन भी अपने हाथ को हवा में उठाते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था किस तरह की फ्लेम तुम्हारे हाथों में आ सकी है। जो बोलती ज़ावियन भी काफी कूल तरीके से फिर अपने हेवनली लोटस हार्ट बर्निंग फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर चुका, जो कि दिखने में काफी सारे टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी। और ज़ावियन कहता है कि असली फ्लेम को कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जो बोलते हुए ज़ावियन ने अपने फ्लेम ड्रैगन को सामने की तरफ भेज दिया और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अपने मुंह को खोलते हुए यहाँ पर सामने की तरफ जो स्पिरिट सबडूइंग फ्लेम के अटैक को पूरी तरीके से निकल कर ब्लॉक कर देता है। जो करने के बाद ज़ावियन का फ्लेम ड्रैगन काफी तेजी के साथ सामने की तरफ मौजूद उस फ्लेम टर्टल पर भी हमले करता है। ये देखकर तो याओ टियान शॉक हो गया था, क्योंकि उसका फ्लेम टर्टल एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर चुका, जिसके इफेक्ट के कारण याओ टियान भी उड़ते हुए जख्मी होकर नीचे की तरफ गिरने वाला था। तभी अचानक उसकी सिस्टर तेजी से मूव करते उसे बचा लेती है, जबकि ज़ावियन के फ्लेम ड्रैगन को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो वापस से लौटते हुए अपने मालिक के पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन ने अपने फ्लेम ड्रैगन को वापस से अपने पास रख लिया। चूंकि ज़ावियन इस जंग को जीत चुका था, इसलिए वो अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए यहाँ याओ टियान से कहता है कि इन मामूली स्किल्स के साथ तुम इस तरह की बकवास कर रहे थे। इन स्किल्स पर उछलते हुए तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की। लगता है कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। अब तुम्हें तुम्हारी औकात मालूम हो चुकी होगी। याओ टियान तो कुछ भी कहने की काबिल नहीं बचा था। याओलिंग ये अपने एल्डर से कहती है कि एल्डर अब हम क्या करें। याओ टियान की ऐसी हालत देखकर वान गुआई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो फिर से अपने स्टाफ को बाहर समन करते हुए कहता है कि ज़ावियन लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जो बोलती वो अपने स्टाफ की पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक बहुत बड़ा क्ला हैंड पंच तैयार कर लेता है और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर हमला करने लगा। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ावियन तो अपनी जगह से मूव तक नहीं करता, बल्कि हम देखते हैं कि वो अटैक इससे पहले कि ज़ावियन से टकरा पाता। तभी अचानक जिया फिर से ज़ावियन के सामने आते हुए अपनी एक ही टांग से उस अटैक को ब्लॉक कर चुकी थी, जिससे तो वान गुआई के होश भी उड़ा दिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जिया उस अटैक को एक जोरदार पंच के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन कि जिया का अटैक यहाँ पर इतना सारा पावरफुल था कि वान गुआई को खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए अपने सामने एक बैरियर क्रिएट करना पड़ा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ावियन के साथी इतने सारा पावरफुल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन के बाकी के साथी भी मूव करते हुए तेजी के साथ ज़ावियन के साथ आकर खड़े हो गए। जिया तो यहाँ पर फ्लेक्स करते हुए वान गुआई को ताना मारते हुए कह रही थी कि इस बुढ़ाऊ को पता नहीं कि इसे कब रुकना चाहिए। जिस पर ज़ावियन भी वान गुआई से कहता है कि अपने लिए ये बेइज्जती तुमने खुद चूज की है। ये सुनकर तो वान गुआई को और भी जरा गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो ज़ावियन को यहाँ पर कुछ भी कह पाता, तब ये अचानक हम देखते हैं कि जुनीर और उसका एल्डर तेजी के साथ मूव करते हुए सामने की तरफ आ गए, जहाँ जुनीर वान गुआई से कहने लगी थी कि ज़ावियन और याओ टियान दोनों ही जूनियर्स है और ज़ावियन ने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए याओ टियान को हराया है।
अब जैसे एक बड़े से एल्डर को इस तरह से जूनियर्स के मामलों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, ये आपके स्टेटस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिस पर वान गुआई कहता है कि तुम गू क्लैन वाले अब दूसरों के मामलों में भी टांग अड़ाओगे। जिस पर एल्डर नानहाई भी गुस्सा करते हुए अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि वान गुआई सुनीर सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रही है, इस तरह से बदतमीज होने की कोई जरूरत नहीं। वान गुआई के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो खामोश होते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ज़ामियान और याओ लाओ ये मत सोचना कि तुम दोनों इस तरह से हमें बेइज्जत करके खुद को बचा सकते हो। हमारा याओ क्लैन बेशक दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन कोई अगर हमसे पंगा करे तो हम उसे सबक सिखाकर ही रहते हैं। कोई भी हमें बेइज्जत नहीं कर सकता। तुम्हारे इतनी मामूली स्किल्स के साथ तुम दोनों एक दिन मरोगे। ये सारी बातें सुनते हुए मास्टर याओ भी फोन से सामने की तरफ आकर कहता है कि वान गुआई याओ क्लैन में तुम्हारे पास पावरफुल पोजीशन है, इससे ज्यादा याओ क्लैन के लिए और बड़ी बेइज्जती वाली बात क्या हो सकती है। याओ क्लैन बेशक मेरा असली घर है और चूंकि मेरी लिनियज वहीं से बिलोंग करती है, इसलिए एक दिन मैं अपने पेरेंट्स का नाम हमारे क्लैन के मोनुमेंट पर जरूर लिखूंगा। शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से पास में मास्टर याओ को निकाल दिया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वान गुआई हंसते हुए कहता है कि याओ तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह नकारा और मीडियोकर इंसान थे। इस तरह के मीडियोकर लोगों का नाम हमारे क्लैन मोनुमेंट पर नहीं आना चाहिए। इवन कि तुम भी तुम्हारे यूजलेस पेरेंट्स की तरह ये डिजर्व नहीं करते कि तुम्हारा नाम हमारे क्लैन के मोनुमेंट पर कभी भी लिखा जाए। जो सब सुनकर तो ज़ामियान को काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो फिर से सामने की तरफ आते हुए कहता है कि कमीने इंसान, अपनी हद को पार मत करो। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें आज ही निपटा नहीं सकता। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें अभी ही जान से मार डालूंगा। ये कहती ज़ामियान गुस्से के सारे कदम लेता है, जिसकी वजह से स्पेस में क्रैक्स पड़ गए थे। वान गुआई भी ये सब देख रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि नीचे की तरफ से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने भी यहाँ पर सील को ब्रेक कर दिया और वो फ्लेम बाहर की तरफ आ रही थी। उसके अंडरवर्ल्ड स्पेस का सील चूंकि ब्रेक हो चुका है, इसलिए सब लोग ये देखकर खुश होते हुए नीचे की तरफ जाने लगे थे। ज़ामियान तो अभी भी गुस्से में था और वो अपने मास्टर याओ का बदला लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन तभी अचानक मास्टर याओ उसे रोकते हुए कहता है कि पहला काम ज्यादा जरूरी यह है कि हमें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना होगा। वान गुआई भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था और वो अपने साथियों को लेकर फिर से नीचे की तरफ चला गया। दूसरी तरफ ज़ामियान यहाँ पर मास्टर याओ से कहता है कि एक दिन मैं आपके साथ याओ क्लैन जाऊंगा और आपकी यहाँ पर जितनी भी बेइज्जती की गई है, आपका ये डिसाइपल आपकी आंखों के सामने सारा बदला लेगा। जिस पर मास्टर याओ भी हमें सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ामियान अपने बाकी के साथियों से भी कहता है कि चलो हमें नीचे जाना होगा और ये सब लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस में जाने लगे। जो जगह दिखने में काफी जरा अजीब थी, जैसे जलकर राख हो चुकी हो। चारों तरफ आग और लावा थी। ज़ामियान वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए कह रहा था कि ये गर्मी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ज़ामियान अभी इस बारे में सुनीर से बात करना चाहता था, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं, यानी कि टेलीपोर्टेशन के बाद ज़ामियान अपने दोस्तों से अलग हो चुका है। ज़ामियान को समझ आ गया था कि टेलीपोर्टेशन की वजह से उसके बाकी के दोस्त भी एक दूसरे से अलग हो चुके होंगे। पहले मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा ताकि मैं उन्हें ढूंढ सकूं। ज़ामियान ये सोचते हुए अभी आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, पर तभी अचानक वहाँ पर हाल ऑफ सोल की थोड़ी सी एनर्जी फ्लो करते हुए फिर से ज़ामियान के सामने आ गई। जो एनर्जी ज़ामियान पर हमला कर रही थी, लेकिन वो तेजी से साइड पर हटते उसे डॉज कर लेता है और हमें देखने को मिलता है कि असल में वो एनर्जी कोई और नहीं बल्कि हुनमे शेंग है। और वो यहाँ पर अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ हाल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर और साथ ही साथ हुनफेंग भी मौजूद था, जो कि दोनों ही ज़ामियान के पीछे आकर उसे हर तरफ से घेर चुके। यहाँ हुनमे शेंग ज़ामियान से कहता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें अपने साथ हाल ऑफ सोल लेकर जाऊंगा, उसके बाद मैं तुमसे निपटूंगा, लेकिन खैर यहाँ पर भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। इसकी वजह से मेरा काफी टाइम और एनर्जी बची है। ज़ामियान उसकी बातें सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। इस पर हुनमे शेंग कहता है कि जरा घबराओ मत, बस मैं तुमसे सिर्फ बात ही तो करना चाहता हूँ। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारा एक खास बंदा अभी भी मेरे पास है। चलो तुम खुद ही उससे देख लो, शायद तुम उसे पहचान लो। और ये कहती है हुनमे शेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके दूसरी तरफ ज़ामियान देखता है कि उसका फादर चेन्स में लटका हुआ है और उनकी हालत काफी जरा खराब थी। ये देखकर ज़ामियान अपने फादर का नाम चिल्लाता है, जबकि ज़ामियान का फादर भी ज़ामियान को देखकर उसका नाम लेता है। ज़ामियान गुस्से में हुनमे शेंग से कहता है कि अभी मेरे फादर को छोड़ दो। हुनमे शेंग मुस्कुराते हुए ज़ामियान से कहता है कि ज़ामियान मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन ये कि तुम मुझे एंशिएंट एम्परर ताओशी का एम्परर जेड लॉकेट दे दो और साथ ही साथ अपने हाथों और पैरों को जख्मी कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। या सेकंड ऑप्शन जहां पर तुम अपने हाथों से अपने फादर को जान से मारोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ से तड़पा कर जान से मारूंगा। जो बोलते हुए हुनमे शेंग ने ज़ामियान के फादर को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी थी। ज़ामियान ये देखकर फौरन अपने पास से ताओशी एम्परर का जेड लॉकेट निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये लॉकेट दे सकता हूँ, बस बदले में तुम्हें मेरे फादर को आजाद करना होगा। ये बोलते हुए ज़ामियान की बॉडी से हेवनली फ्लेम्स भी अनलीश हो रही थी। ज़ामियान का फादर ये देखते हुए ज़ामियान को आवाज देकर कहता है कि ज़ामियान इस कमीने पर भरोसा मत करो। पर ये सुनकर तो हुनमे शेंग को और जरा मजा आ रहा था और वो ज़ामियान के फादर को और जरा तकलीफ पहुंचाने लगता है, जिस पर ज़ामियान गुस्सा होते हुए कहता है कि रुक जा। डिप्टी लीडर और हुनफेंग को भी ये देखकर काफी मजा आ रहा था, जबकि हुनमे शेंग हंसते हुए कहता है कि लगता है कि अब तुम्हारे फादर को जिंदा रहने की और
कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें खुद भी अपने हाथों से मारकर तुमसे ये जेड पीस ले सकता हूँ। और ये कहती वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन की आंखों के सामने उसके फादर को जान से मार डालता है। जो नजारा देखकर तो ज़ामियन पूरी तरीके से टूट चुका था, उसकी आंखें पटी की पटी रह गई थी। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि उसने अपने फादर को खो दिया है। उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे करके ज़ामियन के गुस्से ने उस पर काबू करना शुरू कर दिया और वो गुस्से के साथ पीछे की तरफ पलटते हुए कहता है कि कमीने, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ज़ामियन की हमली फ्लेम्स भी इतनी खतरनाक तरीके से अनलीश हो रही थी कि ज़ामियन की बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लगे। ये बोलते हुए टेरिफाइंग ज़ामियन अपनी फुल स्ट्रेंथ से तेजी के साथ मूव करते हुए हुन मेशेंग पर हमला करने के लिए पहुंच गया था। पर इससे पहले कि ज़ामियन यहाँ पर हुन मेशेंग को पंच कर पाता, उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हेमली फ्लेम उसके दिल तक पहुंचने लगी थी और उसका बुद्धि हार्ट अचानक से एक्टिवेट हो गया, जो कि अपनी एनर्जी अनलीश करते हुए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। आसपास की हर एक चीज चकनाचूर हो गई और ज़ामियन को जानने को मिलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूशन था जिसमें ज़ामियन फंस चुका था। यहाँ का ये इल्यूशन हर एक इंसान को उसकी कमजोर कड़ी दिखाता है, यानी कि वो चीज जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता हो, वो चीज जिसे इस वक्त उससे सबसे ज्यादा खोने का डर हो, जैसे कि ज़ामियन को अपने फादर का था। ज़ामियन यहाँ पर अपने फादर को याद करते हुए कह रहा था कि फिक्र ना करे फादर, मैं आपको बचाने के लिए जरूर आऊंगा। यह ज़ामियन जब इस इल्यूशन को तोड़कर बाहर आ चुका था तो वो देखता है कि उसकी तरह के वहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद थे, जो कि सबके सभी इल्यूशंस में फंसे हुए और उनकी हालत काफी जरा खराब थी। ज़ामियन उनके बीच में से उड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हुए मास्टर याओलो को ढूंढ रहा था, लेकिन चूंकि ये जगह काफी जरा बड़ी है इसलिए ज़ामियन को अपनी स्पिरिचुअल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे वो मास्टर याओलो की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ लेता है। और हम देखते हैं कि मास्टर याओलो भी यहाँ पर किसी तरह की इल्यूशन में फंसे हुए थे, जहाँ पर वो काफी जरा तकलीफ में दिखाई दे रहे थे। ज़ामियन मास्टर याओलो के पास आते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि मास्टर याओलो प्लीज जाग जाइए। जो सुनती मास्टर याओलो अचानक से होश में आ गए, लेकिन वो अभी भी थोड़े बटके बटके से दिखाई दे रहे थे। ज़ामियन उन्हें खड़ा करते हुए सवाल करके पूछता है कि मास्टर याओलो क्या आप ठीक तो है? जिस पर मास्टर याओलो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। ज़ामियन और मास्टर याओलो आसपास की जगह को देख रहे थे, जहाँ ज़ामियन मास्टर याओलो से कहता है कि यहाँ का ये खोरा काफी जरा अजीब है, इसलिए हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। जिस पर मास्टर याओलो भी एग्री करता था और ये दोनों चलते चलते एक पैलेस जैसी जगह की तरफ जाने लगे, जहाँ तक जाने का पुल काफी जरा लंबा था। रास्ते में चलते चलते अचानक से मास्टर याओलो ने कुछ लोगों को अपने पीछे महसूस किया और वो जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि ये सबके सब तो उनके दोस्त थे। जहाँ सुनीर भी ज़ामियन को देखकर काफी जरा खुश होते हुए से आगे की तरफ बढ़ने लगी। ज़ामियन भी अभी उसकी तरफ जाने वाला था, लेकिन मास्टर याओलो उसे रोकते हुए कहता है कि ज़ामियन जरा संभल कर, ये इल्यूशन भी हो सकता है, इल्यूशंस का ध्यान रखना। जो सुनकर ज़ामियन अब थोड़ा सा चौकन्ना होते हुए आगे की तरफ जाता है और वो सुनीर की आंखों में देखने लगा, जहाँ उसे सुनीर की आंखों में मौजूद प्यार दिखाई देता है और वो उसकी आंखें देखते ही समझ गया था कि ये इल्यूशन नहीं है। वो मुस्कुराते हुए सुनीर की आंखों में देखकर कहता है कि ये इल्यूशन नहीं हो सकता, जिस पर जिया कहती है कि लो ये दोनों फिर से शुरू हो गए। इवन की ब्रदर किंग यांग भी यहाँ पर कहने लगा कि लो फिर से इन्होंने हमें इग्नोर करना शुरू कर दिया। ज़ामियन उनकी बात सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि बाकी के तुम सब ठीक तो हो ना? जिस पर वो जवाब देते हुए कहती है कि हाँ हम ठीक है। जिया बताती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस तरह का नाइटमेयर हेवन फोक भी रिलीज कर सकी है। ये सुनकर तो ज़ामियन हैरान हो गया, क्योंकि ज़ामियन ने पहली बार इस नाइटमेयर्स हेवन फोक के बारे में सुना था। इस पर मास्टर ननहाई बताता है कि असल में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का जो पिछला ऑनर था उसकी ये ओरिजिनल स्किल हुआ करती थी, जिसे नाइटमेयर हेवंस फॉग कहा जाता था। वही इस इल्यूशन को इस्तेमाल करता था, जिसमें कहा जाता है कि वो इस इल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे शहर को कई सदियों तक इल्यूशन में रख सकता था। मास्टर ननहाई बताता है कि 2000 साल पहले प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम डीमन सेंट की इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन लगता है कि इन सालों में उसने खुद को और जरा ताकतवर कर लिया, वो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर पा रही है। यहाँ ये सारी बातें तो चल रही थी, तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से किसी ने मास्टर याओलो पर हमला करने की कोशिश की, जिसे ज़ामियन ने भी डिटेक्ट कर लिया था और वो तेजी के साथ सामने की तरफ आते उस अटैक को ब्लॉक करके मास्टर याओलो को बचा लेता है। देखते ही देखते हवा में कई सारे क्रैक्स भी बन चुके थे, जिनके अंदर से बहुत सारे कल्टिवेटर्स निकल आते हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने कंट्रोल्स में नहीं। जिन्हें देखकर एल्डर ननहाई तो पहचान गया था और वो सबको बताता है कि ये फ्लेम सर्वेंट्स है, वो कल्टिवेटर्स या एक्सपर्ट्स जिन्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने रिफाइन कर लिया है और अब ये उसके लिए सर्वेंट की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ मास्टर ननहाई इन सब लोगों को वार्न भी करता है कि ये फ्लेम सर्वेंट्स नजदीक आने पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना, इन्हें खुद के जरा करीब मत आने देना। यहाँ पर इसी के साथ हम दिखते हैं कि वो सारे के सारे फ्लेम सर्वेंट्स इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए इन पर हमले करने लगे, जिन्हें ये सब के सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जान से मार रहे थे। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि फ्लेम सर्वेंट सेल्फ डिस्ट्रैक्ट भी हो रही है, जो कि अच्छी बात नहीं थी, यानी कि उन्हें अपनी जान
की परवाह नहीं, उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था। मास्टर नानहाई भी जानते रहे कि वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं टिक सकते। तभी अचानक उन्हें यहाँ से निकलने का एक दरवाजा दिखाई दिया, इसलिए एल्डर नानहाई बाकी सब लोगों को भी उसी तरफ जाने के लिए बोलता है जहाँ इनके रास्ते में बहुत सारे फ्लेम सर्वेंट्स थे। ज़ावियन ये देखकर सबसे आगे फन से अपने फ्लेम ड्रैगन को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जिससे सामने की तरफ भेजते उसने कई सारे फ्लेम सर्वेंट्स को तबाह कर दिया था, इसलिए उसके दोस्तों के लिए रास्ता भी खाली हो गया था। और हम देखते हैं कि वो सब लोग तेजी से उसी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। पीछे की तरफ बहुत सारे फ्लेम सर्वेंट्स भी इनको फॉलो कर रहे थे और कैसे तैसे आखिरकार ये सब लोग उस दरवाजे के अंदर इंटर कर जाते हैं, जहाँ दरवाजे के बाहर फ्लेम सर्वेंट खुद को उस दरवाजे से टकराते हुए लगातार सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे थे और बाहर की तरफ से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई भी फ्लेम सर्वेंट अंदर की तरफ नहीं आ पा रहा था, जो देखकर ज़ावियन भी चैन के सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा है कि वो फ्लेम सर्वेंट अंदर नहीं आ सकते, लेकिन ये जगह काफी जरा मिस्टीरियस है। कहना पड़ेगा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का ये स्पेस काफी जरा खतरनाक है। सुनीर भी ज़ावियन की बात सुनकर एल्डर नानहाई से सवाल करते हुए पूछती है कि एल्डर नानहाई क्या हम लोग यहाँ पर सेफ है, जिस पर एल्डर नानहाई जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जगह बेशक शांत दिखाई दे रही है, लेकिन ये जगह सेफ बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जानबूझकर हमें इस तरफ धकेल रही थी, जिसका मतलब कि यहाँ पर बाहर से भी बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। जबकि एल्डर नानहाई की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि उन्होंने अभी ये बताया था कि तब ये अचानक हॉल के सारे दरवाजे खुद ब खुद ही बंद होने लगे। चारों तरफ इस हॉल में एक अजीब तरह का रेड कलर का फॉग फैल जाता है। साथ ही साथ ज़ावियन देखता है कि उसके सामने हवा में एक कल्टीवेटर भी मौजूद है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा जायंट एक्स है, जिस एक्स से खून लगातार टिप टिप करके बहता जा रहा था। वो कल्टीवेटर अपने एक्स को नीचे की तरफ गिराता है, जबकि खुद भी वो नीचे आ चुका था। साथ ही साथ वो यहाँ पर गुस्से के साथ दौड़ता है, जिसके दौड़ने का प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये उसे महसूस करते हुए यहाँ पर सबको बता देती है कि ये डोशेंग के 4 स्टार लेवल का कल्टीवेटर है। ज़ावियन एल्डर नानहाई से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये भी एक फ्लेम सर्वेंट है, जिस पर एल्डर नानहाई जवाब देते हुए कहता है कि मुझे देखकर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी के जितने भी फ्लेम सर्वेंट्स थे उनके पास उनकी कॉन्शियसनेस नहीं थी, बल्कि फ्लेम उन्हें कंट्रोल कर रही थी, लेकिन इस आदमी के पास खुद की कॉन्शियसनेस है, यानी कि इसके पास इसकी इंटेलिजेंस है। हमें जरा संभल कर फाइट करना होगा। ये सुनकर सी अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहती है कि चलो मिलकर फाइट करते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। ज़ावियन और उसके बाकी के सब साथी भी यहाँ पर जिया की बात सुनते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तीसी के साथ उस कल्टीवेटर पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चले, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सामने का कल्टीवेटर भी कुछ कम नहीं था। वो सिर्फ एक ही एक्स अटैक से इन सब लोगों को पीछे की तरफ धकेल चुका और गुस्से के साथ ज़ावियन पर हमला करने के लिए जंप कर देता है। जहाँ वो ज़ावियन पर बार बार हमले कर रहा था, जिया ज़ावियन को बचाने के लिए फौरन से बीच में कूद पड़ी, जहाँ एल्डर नानहाई और साथ ही साथ ब्रदर किंग यांग भी उसकी मदद कर रहे थे। और हम देखते हैं कि ये सब लोगों से हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल चुके। तभी अचानक फ्लेम सर्वेंट मुस्कुराता है और वो मुस्कुराते साथ ही दोबारा से हवा में जंप करके अपने एक्स के अंदर कुछ एनर्जी इकट्ठा करते हुए पहले अकेली ब्रदर किंग यांग पर हमला कर चुका, जिस अटैक को वो डॉश नहीं कर पाता और वो इसे इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ जा गिरा, जो देखकर सुनीर उसके लिए परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ ज़ावियन अपने साथियों से कहता है कि अकेले इसे उलझने की कोशिश मत करो, हमें मिलकर इससे फाइट करनी होगी। मास्टर हुएयोन तो इस बात को समझ नहीं पाता, बल्कि वो अपनी फ्लेम्स की पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि अभी मैं इसे जलाकर राख करता हूँ, लेकिन ये तो उसकी सिर्फ गलतफहमी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है। फौरन से मास्टर हुएयोन का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ वो उसे घुमाकर तेजी के साथ पीछे की तरफ फेंक चुका। साथ ही अगले लम्हे हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर मास्टर हुएयोन के पीछे भी आ चुका था, जहां पर वो अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर हुएयोन को चांस से मारने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मास्टर हुएयोन ने अपनी फ्लेम शील्ड एक्टिवेट कर दी, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर हुएयोन की शील्ड को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से मास्टर हुएयोन उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरे, जहां वो खुद को संभालते हुए हैरान होकर कहते हैं कि इसका एक्स आखिर मेरी फ्लेम शील्ड को कैसे काट सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर भी रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो दोबारा से मास्टर हुएयोन पर हमला करने के लिए बढ़ने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक मास्टर डियाब्लो फौरन से वहां पर आते हुए मास्टर हुएयोन को पकड़कर अपने साथ बचाते हुए ले जाता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर अभी मास्टर डियाब्लो के पीछे जाने वाला था। लेकिन तभी अचानक ज़ावियन उस पर हमला करते हुए उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और ज़ावियन यहाँ उस कल्टीवेटर को किक करने वाला था, लेकिन वो कल्टीवेटर आसानी के साथ ज़ावियन को पैर से पकड़ते हुए घुमाकर नीचे की तरफ पटक चुका। ज़ावियन नीचे आते ही खुद को संभाल लेता है। यहाँ वो कल्टीवेटर बार बार ज़ावियन पर हमला करने की कोशिश करने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि सुनीर अपनी फ्लेम की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारी तितलियों से उस कल्टीवेटर को घेर देती है, जिस पर उस कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक सुनीर की तरफ चल चुका। ये देखकर सुनीर को बचाने के लिए ज़ावियन फौरन से अपने हेवी रोलर की एक स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए स्लैश अटैक को काउंटर करता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से इस हॉल के कई सारे पुल टूट गए। ज़ावियन बड़ी मुश्किल से सुनीर को पकड़कर उस अटैक से बचा पाया। ऊपर से वो कल्टीवेटर अपनी इस अटैक की इफेक्ट को देख रहा था। तभी अचानक जिया की आवाज पीछे से सुनाई देती है, जो कि कहती है कि तुमने ज़ावियन पर हमला करके अच्छा
नहीं किया। ये बोलते हुए जिया ऊपर से तेजी के साथ नीचे की तरफ आते उस कल्टिवेटर को एक जोरदार पंच कर देती है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ दिखेला गया। इससे उस कल्टिवेटर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से चिल्लाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने भी यहाँ पर फिर से अपने स्पीयर को समन कर लिया था, जिसमें एंशिएंट वही ड्रैगन की पावर थी और वो स्पीयर को लेकर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उस कल्टिवेटर पर हमला करने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया के साथ मास्टर नैनहाई भी दे रहा था, क्योंकि ये दोनों भी 4 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टिवेटर थे, इसलिए ये दोनों मिलकर उस कल्टिवेटर के सामने थोड़ी देर तक टिक पा रहे थे। हालांकि सोचने वाली बात है कि वो आदमी भी 4 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है, लेकिन फिर भी वो अकेले इन दोनों का मुकाबला कर पा रहा है। यही तो देखकर नीचे की तरफ मौजूद बाकी के सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि ये फाइट काफी देर तक इसी तरह तेज चलती रही, जहां पर एल्डर नैनहाई अपनी तलवार का इस्तेमाल करते उस कल्टिवेटर पर हमले कर रहे थे और दूसरी तरफ जिया अपने स्पेयर का इस्तेमाल कर रही थी। जहां फाइट के दौरान हम देखते हैं कि जिया को एक मौका दिख गया था, जब एल्डर नैनहाई अपनी तलवार का इस्तेमाल करते उस कल्टिवेटर पर हमला करते उसे अपने साथ उलझा रहे थे। तो जिया इसी मौके का फायदा उठाकर अपने स्पेयर को लेकर पूरी रफ्तार से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जहां जिस अटैक के दौरान हम देखते हैं कि उस कल्टिवेटर के हाथ से उसका एक्स गिर गया, साथ ही साथ उस कल्टिवेटर का कंधा भी इंजर्ड हो चुका था, जो देखकर मास्टर नैनहाई फनस से उस एक्स को पकड़कर नीचे की तरफ उसे दूर थ्रो कर देते हैं, जो देखकर तो जामियन भी खुश होते हुए कहता है कि यही मौका है और उसने फिर से अपनी ग्रेट क्रिएशन हेवनली पाम टेक्निक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, ताकि वो ब्लैक होल के अंदर उस आदमी को खींचकर उसे जान से मार सके। जहां पर हम देखते हैं कि जामियन के ब्लैक होल की सक्शन पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन दूसरी तरफ वो कल्टिवेटर भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो जामियन के ब्लैक होल से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जामियन जिया को आवाज देता है, जहां पर हम देखते हैं कि जिया ने फिर से अपने ड्रैगन एम्परर वॉइड स्फीयर टेक्निक को क्रिएट करके फिर से उस कल्टिवेटर पर हमला बोल दिया। नीचे की तरफ से जिया की मदद करते हुए एल्डर नैनहाई भी फिर से अपने हेवन एनहाइलेशन सील टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन तीनों की ये टेरिफाइंग अटैक जैसे ही उस कल्टिवेटर से टकराए तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से हाल में काफी ज्यादा तबाही हुई। छत का मलबा टूटकर नीचे की तरफ आ गिरा था, जिसे जामियन अपने सामने देख रहा है। जामियन उस कल्टिवेटर के एक्स की तरफ देखते हुए कह रहा था कि कहना पड़ेगा उस आदमी के अटैक बहुत ही ज्यादा फियर्स थे, ये तो जिया और बाकी सब उसे मिलकर हरा पाए, वरना हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। जामियन अब ये सब सोच रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि दोबारा से वही रेड कलर का ऑरा इकट्ठा होते उस एक्स के आसपास जाने लगा और इसी से कूल तरीके से दोबारा से वो कल्टिवेटर यहाँ पर इन लोगों के सामने आ जाता है, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए। आखिर ये कैसे हो सकता है, हमने अभी तो इसे जान से मारा, ये दोबारा से हमारे सामने कैसे आ गया? और इसकी बॉडी पर तो कोई खरोच भी नहीं थी, उल्टा ये पहले से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस कल्टिवेटर की बॉडी के ऊपर यहाँ अचानक से एक मार्क भी समन हो जाता है, जिसे देखकर तो जामियन सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे ज़्याओ क्लैन का मार्क है। ज़्याओ क्लैन का मार्क उस कल्टिवेटर के माथे पर बना हुआ था। जामियन हैरानगी के साथ सोच रहा था कि आखिर ये कल्टिवेटर है कौन, और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।